पर एक चीज पूछी। हाँ सर जो व्हीटस्टोन और वो पॉइंट पोटेंशियल मेथड है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो सिर्फ एसएलआर रोड से सॉल्व करना है। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन थर्ड चैप्टर में गिवन है, तो थर्ड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है तो वो अप्लाई हम कर सकते हैं सेकंड चैप्टर पे भी, तो एनसीईआरटी में है। और पॉइंट पोटेंशियल मेथड कोई टॉपिक नहीं है जो एनसीईआरटी में गिवन होगा, इट इज जस्ट अ वे ऑफ सॉल्विंग थिंग्स, या पता लगाने का तरीका है कि कहाँ कहाँ पोटेंशियल सेम होगा, तो वो कोई टॉपिक नहीं है जो एनसीईआरटी में होगा, तो ये दोनों ही करने हैं। ठीक है सर। तो जैसे व्हीटस्टोन वाली में अनबैलेंस्ड वाला जा रहा था, तो आपने कहा था ना उसको किरचॉफ लॉ से करना है, वो समझ आया नहीं फिर कैसे करना। तो किरचॉफ लॉ मैंने सिखाया कहाँ, अभी अब सिखाऊंगा थर्ड चैप्टर में। अच्छा अभी ना करूँ, मैंने वीडियो से देखा था, रिकॉर्ड जो वीडियो नहीं यूट्यूब से, मैंने वहां से देखा था, समझ आया नहीं लेकिन। हाँ तो वो इसमें भी कराऊंगा थर्ड चैप्टर में, तो यहाँ समझ लेते। ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे आज हमारे पास लंबी क्लास है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस के, और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको बाद में उठाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अच्छे बढ़िया स्टार्टिंग के टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं आज की क्लास में। तो हेडिंग डाल लो करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज योर चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर वोक्टर कुछ नहीं लगाना, तो ज्यादा रिलेटेड भी नहीं है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से, तो चीजें समझ में आ जाएंगी आसानी से। चैप्टर 3 है ये। पहला टॉपिक क्या है कि हम पहले तो यही समझे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इसका नाम क्यों पड़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों पड़ा है, करंट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट, करंट is the rate of flow of charge. Current is what? It is the rate of flow of it is the rate of flow of charge. लेकिन rate of flow of charge का मतलब क्या होता है? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से पास हुए, उस यूनिट एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे फ्लो कर गए। हाँ, जैसे ये है एक वायर, ये आगे भी होगी, मतलब ठीक है, पूरी लंबी वायर है, मतलब इस वायर का एक हमने पार्ट ले लिया, इतना, इतने पार्ट को इलेक्ट्रॉन्स कितने क्रॉस कर रहे हैं, है ना। अब क्या होता है कि जैसे वायर है, तो वायर के अंदर जैसे कॉपर वायर है या एल्यूमिनियम वायर है, तो उसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। प्लास्टिक की वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि ट्रेवल तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेवल करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। जैसे अभी यहां पर हमारे पास एक कॉपर वायर है, जैसे ये कॉपर वायर है, मान ये कॉपर वायर है। अब इस कॉपर वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कॉपर वायर हमारे पास यहाँ रखी है टेबल पे, है ना, कोई हमने बैटरी नहीं लगाई इसमें, एक कॉपर वायर का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है टेबल पे। तो हम ये देखें कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अब जिस रूम में ये पड़ा है, जिस टेबल पे ये पड़ा है, उस जगह का कुछ टेम्परेचर होगा। मान लो उस जगह का टेम्परेचर है 30 डिग्री। अब वो 30 डिग्री टेम्परेचर की वजह से इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एनर्जी होगी, विच इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी।
ठीक है, अब टेबल पे रखी है वो वायर, उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो कॉपर की वायर है, कॉपर मेटल है, और मेटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं, तो उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं अगर उन्हें एनर्जी मिलेगी, और उन्हें एनर्जी मिल भी रही है। उन्हें एनर्जी कौन दे रहा है? उन्हें एनर्जी दे रही है जो हीट है कमरे की वो। अब उस हीट को यूज करके वो इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर आ जाते हैं। इस कॉपर वायर के अंदर क्या चल रहा है कि इस कॉपर वायर के जो एटम्स हैं, उन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने कमरे की जो हीट है वो गेन करी, और उस हीट को गेन करके वो बाहर आ गए। अब उस हीट को गेन करके जब वो बाहर आए तो वो जाए कहां? समझ रहे हो? कोई डायरेक्शन तो है नहीं उनके पास, बाहर तो आ गए, एनर्जी मिल गई, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि उस एनर्जी का करे क्या, तो वो इधर उधर भागने लगते हैं रैंडमली। अब जब रैंडमली इधर उधर भागने लगते हैं तो उसको करंट नहीं बोलते। जब कॉपर वायर तुम्हारे कमरे में एक टेबल पे कॉपर वायर रखी हुई है, तुम्हारे कमरे में एक टेबल पे कॉपर वायर रखी हुई है, तुम उस कॉपर वायर को टच करते हो, तुम्हें करंट लगता है? नहीं लगता। टेबल पे रखी है, टुकड़ा रखा है कॉपर वायर का, तो करंट नहीं लगता। अब ऐसे में एनसीईआरटी वाले पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं कि बताओ ऐसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होते हैं? तो वो बोलते हैं सर नहीं कर रहे होते। लेकिन ये आंसर गलत है। जब एक वायर का पीस जिसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है वो रूम में रखा है जस्ट, तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, लेकिन दे ऑल आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, क्योंकि उनके पास एनर्जी तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर एक एटम था, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन अब किधर जाए? उस इलेक्ट्रॉन के पास कोई डायरेक्शन नहीं है जाने। वो जब ऐसे निकलेगा ना, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे भागता रहेगा। और सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे कर रहे हैं इसके अंदर। कब? जब ये रूम टेम्परेचर पे बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, एंड ड्यू टू थर्मल एनर्जी द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रैंडम, इट इज नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज रैंडम, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी, बिकॉज डायरेक्शन नहीं देती हीट एनर्जी, डायरेक्शन नहीं देती। समझ गए? अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, जब हम इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देते ये हमारी वायर है, और इस वायर के अक्रॉस हम, ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने बैटरी लगा दी। अब बैटरी इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव कर देती है, दूसरा नेगेटिव कर देती है ना? बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड का आ एक जाएगी। पॉजिटिव कर देती है, दूसरा नेगेटिव कर देती है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भागते हैं सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है वो। तो बैटरी ऑलरेडी जो एनर्जी जिन इलेक्ट्रॉन्स को मिल चुकी है हीट से, बैटरी उनको डायरेक्शन देती है, प्लस एनर्जी तो देती ही है। ये कॉन्सेप्ट मैं तुमको बहुत बार समझा चुका हूं कि जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 वोल्ट का मतलब क्या है? 10 वोल्ट का मतलब क्या है? 10 जूल पर कूलम। तो जब यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो उसका 10 जूल पर कूलम का मतलब क्या है कि उसने वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स को, Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला से हमने निकाला है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उतने इलेक्ट्रॉन्स को ये बैटरी 10 जूल एनर्जी दे देगी, और साथ में दे देगी डायरेक्शन। तो इतनी एनर्जी से सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगते हैं। ठीक है? तो हीट एनर्जी क्या करवाना चाह रही है? हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रैंडमली मूव कराना चाह रही है, लेकिन बैटरी उनको क्या दे देती है? डायरेक्शन दे देती है। और बैटरी अगर स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग मतलब उसमें उतनी एनर्जी तो कम से कम होनी चाहिए जितनी हीट में है। अब खींचातानी ये चल रही है कि हीट एनर्जी उनको रैंडमली ले जाना चाह रही है, लेकिन बैटरी जो है उनको एक डायरेक्शन में ले जाना चाह रही है। कौन जीतेगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और थर्मल एनर्जी को इतनी ज्यादा होती भी नहीं है,
तो 2 वोल्ट 4 वोल्ट की बैटरी लगाते हो, सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं, किधर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और तुमने 10th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के उल्टी डायरेक्शन में हम लोग करंट की डायरेक्शन लेते हैं। जैसे अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे ना एक वायर में ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, इसका उल्टा, यानी ऐसे। करंट की डायरेक्शन हम लोग मानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की उल्टी डायरेक्शन में। तो सीधा मानो कि करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और नेगेटिव में अंदर जा रहा है, पॉजिटिव में निकल रहा है और नेगेटिव में अंदर जा रहा है, ठीक है। सो ऐसा चल रहा है। अब जैसे हमने बैटरी लगाई, अब बैटरी लगाने से क्या हुआ कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव हो गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागे वायर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब तुम वायर का एक क्रॉस सेक्शन ले लो, मैंने वायर का ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, जैसे गेट हो गया एक, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग के आ रहे हैं, एक गेट हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, तो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को एक सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को एक सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो वो कि कितना चार्ज पास कर रहा है। जैसे इसको क्यू चार्ज पास कर रहा है टी टाइम में, इस क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में क्यू चार्ज पास कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में क्यू चार्ज पास कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि इस वायर में जो करंट है आई, करंट का सिंबल क्या है आई, करंट का सिंबल है आई। तो इस वायर में जो करंट है आई, वो करंट होगा क्यू बाई टी, है ना। मतलब अगर भाई अगर टी टाइम में क्यू चार्ज पास कर रहा है, तो एक सेकंड में कितना कर रहा होगा इस क्रॉस सेक्शन को, Q by T, so that is called current। लेकिन ये निकाला तो एक क्रॉस सेक्शन से, बट ये आएगा पूरी वायर का। जैसे ये वायर है, ये वायर है, और मैंने इस वायर में इस क्रॉस सेक्शन से निकाला करंट, इस वाले क्रॉस सेक्शन से, कि इस वाले क्रॉस सेक्शन को इतना चार्ज पास कर रहा है, क्यू चार्ज पास कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन को टी टाइम में, तो करंट आ गया Q बाई टी। मान लो चार्ज है 5, मान लो चार्ज है 6 कूलम, और 2 सेकंड में इसको पास कर गया, तो कितना हो गया 2 सेकंड में 3 कूलम पर सेकंड, कितना हो गया 3 कूलम पर सेकंड। तो हम बोलेंगे कि इस वायर में करंट कितना है 3 कूलम पर सेकंड। लेकिन ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी, बिकॉज हमने तो इस क्रॉस सेक्शन में निकाला, इधर पता नहीं कितना होगा, है ना, इधर पता नहीं कितना होगा, इधर कितना होगा। अब जैसे एक कार जा रही है ना, एक जगह से कार पास हुई, तो एक बंदे ने बताया कि कार की वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड। अब उसी रोड पे आगे 5 किलोमीटर दूर एक दूसरा बंदा खड़ा है, अभी कार उसके पास पहुंचेगी, ये वाला बता रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड है, तो जरूरी तो नहीं है वहां भी 10 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो। अभी तो कार यहाँ पर है, ये कार यहाँ पर है, यहाँ पर कार, यहाँ पर ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है। इस बंदे ने कहा कि भाई अपने दोस्त को फोन किया कि कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका जो दोस्त है वो यहाँ है, अब ये कार यहाँ पहुंचेगी, तो जरूरी तो नहीं है इसकी 10 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड बदल भी सकती है, यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। लेकिन अगर वो बोल दे कि कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और ये पता हो कि कार जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अगर वो बोल दे कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और ये पता हो कि कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी कितनी होगी 10। केस में तो हम निकाल सकते हैं, अगर मेरे को पता हो कि चार्ज के जो फ्लो का रेट है वो पूरी वायर में कांस्टेंट है,
तो वो ठीक है कि एक जगह से निकाला इतना है तो बाकी जगहों पे भी इतना होगा। लेकिन अगर हर जगह डिफरेंट है, अगर हर जगह डिफरेंट है तो तुम फिर कैसे निकालोगे? तुम करंट को निकालोगे आई, उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट। सर लेकिन उसमें तो फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना उसको। हाँ, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है कि ना केवल हर जगह पर डिफरेंट है, बल्कि जब दोबारा इसी जगह पर आएगा तो भी हो सकता है डिफरेंट हो। ऐसा हो सकता है ना कि ये कार जो है, ये रोड ऐसी है, ये रोड ऐसी है, तो ये कार जब घूम के यहां से वापस दोबारा इस जगह से पास हो तो जरूरी तो नहीं है उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो। तो मतलब अगर करंट वेरिएबल है, अगर करंट वेरिएबल है, then we find the instantaneous value of current I, which is dq by dt, है ना, which is dq by dt। मतलब एक छोटा सा चार्ज dq जो है वो पास होके गया, एक छोटा सा चार्ज dq पास होके गया यहां से dt टाइम में, dq चार्ज पास होके गया dt टाइम में, so for that particular instant current is dq by dt। तो फिर ये एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन में t की जगह पुट करके हम किसी भी टाइम पे करंट क्या होगा वो निकाल सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये तो तुम्हें क्या देगा, ये तो तब देगा फॉर्मूला तुम्हें वैल्यू, ये तो फॉर्मूला तब देगा वैल्यू जब करंट कांस्टेंट हो, पूरी वायर में सेम होगी, कहीं से भी निकाल लिया हर जगह सेम आएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है, इट इज चेंजिंग विद टाइम, तो इससे निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में। फॉर एग्जांपल पहले कांस्टेंट वाले की बात करते हैं। जैसे अगर बोल रहा है कि लेट 10 कूलम चार्ज is flowing through a cross section of wire in 2 minutes। Find current in the wire। ठीक है, let 10 coulomb charge is flowing through a cross section of wire in 2 minutes, find the current in wire। तो ये कांस्टेंट करंट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, तो हमको कोई डेरिवेटिव वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, हम निकाल लेंगे सीधा सीधा आंसर कि करंट हो गया हमारा चार्ज अपॉन टाइम 10/2, लेकिन ये मिनट्स में है, तो 10/2 इंटू 60, 1/12 कूलम पर सेकेंड। So that is current 1/12 कूलम पर सेकेंड। एंड कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हो, which is the standard unit of current, but it can also be written as ampere। करंट की स्टैंडर्ड यूनिट इज एम्पियर। SI यूनिट of current is ampere, AMPERE, एम्पियर, जिसका सिंबल होता है कैपिटल A। और 1 एम्पियर होता है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर। 1 एम्पियर होता है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर। मतलब
करंट थ्रू डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम पर सेकंड, जिसका मतलब ये है कि एक वायर में करंट 1 एम्पियर होगा अगर 1 कूलम का चार्ज पास करे किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड। करंट थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, करंट थ्रू a conductor is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb is passing through a cross section of wire in 1 second। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा हो किसी भी क्रॉस सेक्शन से, then we say then current through that wire is 1 coulomb per second, यानी कि 1 एम्पियर। और एम्पियर तुम जानते हो कि इट इज अ फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो तुमको पढ़ाई थी उसमें से एक करंट भी थी। सो एम्पियर इज अ फंडामेंटल यूनिट, और फंडामेंटल यूनिट जो है उसकी अपनी डायमेंशन वही होती है जो खुद का उसका सिंबल है, यानी इसकी डायमेंशन क्या होगी, ए, अलग से निकालने की जरूरत। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर वेरिएबल चार्ज हो इंस्टेंटेनियस करंट हम कैसे निकालें। यहाँ तो फिक्स्ड चार्ज था कि भैया 2 मिनट में 10 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, जहां से मर्जी ले लो, अभी ले लो, बाद में ले लो, 10 मिनट बाद ले लो, 20 मिनट बाद ले लो, फिक्स है कि 2 मिनट में 10 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट भी फिक्स हो गया कि इट इज 1/12 कूलम पर सेकंड। लेकिन अगर चार्ज जो है वो वेरिएबल रेट से ट्रेवल कर रहा हो तो करंट भी कांस्टेंट नहीं आएगा। उस वाले को कैसे करना है बताता हूं, इसको नोट कर। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन है, चार्ज flowing through a conductor depends upon time t as q equal to 3t square minus 2t plus 1. Charge flowing through a conductor depends upon time t as this. Find the current flowing through
the conductor at t equal to 3 सेकेंड। ठीक है, ये वेरिएबल चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है कंडक्टर के और 16 बोल रहा है कि करंट निकालो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे करंट कैसे निकालेंगे? तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पहले करंट की निकालो, q i इक्वल टू dq बाय dt। तो इसको डिफरेंशिएट करो, -2 d बाय dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। सिक्स टी माइनस 2, 6t माइनस 2। तो हमें करंट किस पे निकालना है? I एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, 6 इंटू 3 माइनस। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट है 16 एम्पियर। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यानी 3 सेकंड के बाद जो करंट है वो है 16 एम्पियर। ये 4 सेकंड में कुछ और होगा, तो ये वेरिएबल करंट है। तो वेरिएबल करंट जो होगा उस पे जब क्वेश्चन आएगा तो तुमको मिलेगा चार्ज की वैल्यू नहीं, चार्ज का फंक्शन, वैल्यू नहीं फंक्शन। समझ गए? अच्छा, ऑल्सो फाइंड, एक और पार्ट बना रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर, यहां लिख देता हूं, ऑल्सो फाइंड तुम में से कोई बच्चा है जिसके पास मैथ्स नहीं है? सर मैं बस एक। बाकी सबके पास मैथ्स है। तो क्या तुम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है मैक्सिमा एंड मिनिमा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर? मैंने पढ़ा है सर, पढ़ा है। पढ़ा है? सबने पढ़ा है? पढ़ा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन आता है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। सर इसमें शायद dq बाई dt जहाँ पे 0 हो रहा है वही होगी ना? क्या? दोबारा बोलो। dq बाई dt 0 हो रहा है उस टाइम पे मैक्सिमम करंट निकलेगा ना? हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ध्यान से सुन लेना जिनके पास मैथ्स नहीं है या जिन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम नहीं पढ़ा, डिटेल्ड वीडियो मेरा यूट्यूब पे देख लेना, उतनी जरूरत यहाँ पे नहीं है। सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, कहानी समझ में आ जाएगी। किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो वो वहां आती है जहां पर उसका डेरिवेटिव 0 होता है। बस किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो उस वैल्यू के लिए आती है जहां डेरिवेटिव क्या होता है? 0। और डेरिवेटिव 0 पे जैसे इसको डिफरेंशिएट करा, हमें क्या बोल रहा है? हमें क्या बोल रहा है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट? करंट, ना कि चार्ज। तो हमको चाहिए करंट का फंक्शन, हमको चाहिए करंट का फंक्शन। वो से और करंट का फंक्शन क्या है? I t is what? ये अब इसका करो डेरिवेटिव। हमें इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका डेरिवेटिव करो। होगा 6 आएगा। ये तो होगा ही नहीं। लेट मी चेक द क्वेश्चन। अभी करंट वाला भी कराता हूँ।
चार्ज की कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि तुम्हें फंडा तो समझ में आए। फिर करंट वाला कराता हूं। चार्ज, जैसे इसमें बोला फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, तो हम क्या करें, चार्ज वाला फंक्शन लें, चार्ज वाला फंक्शन लें और उसके डेरिवेटिव को, जिसको नहीं समझ में आएगा बताना, जिसकी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है उस फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 डालना है। जिसकी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है उस फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 डालना है। किसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोलिए, चार्ज की। तो चार्ज का फंक्शन रहा ये, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, इसके डेरिवेटिव को 0 डालना है और वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है 2/6 यानी 1/3 है। अब 1/3 सेकंड पे ये चार्ज या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, समझ रहे हो। कोई भी चीज उस जगह पर मैक्सिमम या मिनिमम होती है, उस पॉइंट के लिए मैक्सिमम या मिनिमम होती है जो पॉइंट उसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके आता है। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 पुट करके मेरे को t मिला 1/3 सेकंड, जो ये शो करता है किसका डेरिवेटिव मैंने इक्वल टू 0 पुट किया, चार्ज का। तो ये शो करता है कि चार्ज 1/3 सेकंड पे या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। चार्ज 1/3 सेकंड पे या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब पता कैसे चले कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, वो पता चलता है डबल डेरिवेटिव से। इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव यानी कि d2q by dt²। डबल डेरिवेटिव यानी इसको एक बार और डिफरेंशिएट करा और आंसर आया 6, है ना। इसको डिफरेंशिएट करा तो आंसर कितना आया, 6, जो कि क्या है, पॉजिटिव। हमें डबल डेरिवेटिव का सिर्फ साइन चाहिए होता है, वैल्यू नहीं चाहिए होती। डबल डेरिवेटिव क्या आया, पॉजिटिव। अगर डबल डेरिवेटिव में भी t बच जाता, यहां तो t बचा नहीं, अगर डबल डेरिवेटिव में भी t बच जाता तो हम ये t की वैल्यू वहां डालते, वहां से चेक करते कि साइन क्या आया। बट यहाँ पे t बचा ही नहीं है तो डायरेक्ट साइन पता लग रहा है कि पॉजिटिव आया। तो डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आता है तो उस जगह पर वो चीज मिनिमम होती है, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, यानी t इक्वल टू 1/3 सेकंड पे ये चार्ज क्या है, मिनिमम है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी है ही नहीं, वो इंफिनिटी ही। ये 1/3 सेकंड पे मिनिमम। अब ये 1/3 सेकंड पे मिनिमम है, ये हमें पता लग गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वो ये थोड़ी पूछ रहा किस टाइम पे मिनिमम है, वो कह रहा है मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, जब चार्ज में t की जगह 1/3 डालोगे। Now put t equal to 1/3 second in qt. In qt to get minimum value of q। ठीक, पुट करो। टू बाई थ्री आ रहा है तो 1/3 minus 2/3 minus 1/3 plus 1, 2/3 coulomb. So the minimum value of charge is 2/3 coulomb। 2/3 coulomb से कम चार्ज पास नहीं होगा इस सर्किट में किसी भी टाइम, सबसे कम चार्ज 2/3। ठीक है,
थोड़ा जोश जोश में हल्का सा जेई नीट की तरफ निकल गया मैं, लेकिन इस लेवल का तुमको भी आ ही सकता है। मैंने स्कूल्स में एक आधी बार ये देखे हैं कुछ, ठीक है, तो इसलिए हमने छोड़ना नहीं है कुछ भी, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। अब जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल ये होता है कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है A which is the product of B and C, है ना, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है A which is the product of B and C, then A is the area under the graph of A and B। कि अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो तो उसका जब तुम एरिया निकालोगे तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। तुम्हारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, उसका एरिया निकालोगे तो तुम्हें वर्क मिलेगा, बिकॉज वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जनरल रूल है ना। अगर तुम्हारे पास पावर और टाइम का ग्राफ है तो उसका एरिया निकालोगे तो एनर्जी मिलेगी, क्योंकि एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार्ज जो है, करंट जो है वो चार्ज बाय टाइम। करंट इज व्हाट, इट इज चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज क्या हुआ, करंट इनटू टाइम। तो सिंस charge q is what, I into t, charge q is what, it is I into t, then q is the area under IT graph। Q is the area under IT graph। For example, जैसे यहाँ पे तुमको एक ग्राफ दिया है, D दिया है सेकंड्स में और I दिया है एम्पियर में, और ये हमारा ग्राफ है 1.4 से 2 तक। ये हमारा करंट डिक्रीज हुआ 1.4 से 0 तक डिक्रीज हुआ 2 सेकंड के अंदर। तो व्हाट इज द चार्ज? सर एक्स एक्सिस में 2 है, 1.5 कूलम। 1.4 होगा ना? 1.4। सर एक्स एक्सिस में 2 है। हाँ, 2। बिकॉज हमें निकालना होगा ये एरिया, है ना, ये एरिया, एंड दिस एरिया इज व्हाट, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। दिस एरिया इज व्हाट, इट इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो चार्ज पास क्यू
is half base. Base is what? 2 into height is what? 1.4. ठीक, 2 से 2 कट गया. Then it is 1.4 कूलम, है ना. ऐसा यूनिट में आंसर आ गया क्योंकि हमारे जो ये वैल्यूज दिए हैं ये भी ऐसा यूनिट्स. ठीक, समझ गए. ट्राई करो. सर इसमें करंट की निकालने की चार्ज की? करंट, करंट. एक मिनट, एक मिनट, एक पावर गलत लगा दी मैंने. ठीक कर लेना, ये पावर गलत लगा दी. सर टी जो आ रहा है वो तो रूट में आ रहा है. हाँ, टी जो आ रहा है वो रूट में आ रहा है, 4√12 आ रहा है. तो आने दो फिर. चलेगा? चलेगा ही, क्यों नहीं. 4√12 मतलब 96. 4√12 तो फिर 8√3 96 हो गया ना? 8√3 हो गया. नहीं, टोटल पूरा 4√3 आ रहा है ना, तो वो 96 हुआ ना. 4√3 96 नहीं हुआ, 48 हुआ.
हुआ किसी का? नहीं हो रहा? सबसे पहले तो करंट निकालो। करंट तो आ गया था 3t² - 60 - 5। अगर हमें करंट की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले तो करंट का फंक्शन चाहिए होगा। करंट का फंक्शन आएगा dq/dt से। it जो होगा वो होगा dq/dt। it is what it is, dq/dt। dq/dt is 3t² - 60 - 5। हाँ सर ठीक है। ये आ गया करंट का फंक्शन। अब जो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट है वो इस पे लगाओ। अब किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हमें उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो इसका पहले डेरिवेटिव निकालो। निकाल लिया वो भी। ये तो हमने इसको तो डिफरेंशिएट करा जस्ट ये फंक्शन के लिए। कहानी तो अब शुरू होगी। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। I वो dash 1 सेकंड आ रहा है। 60 -6 = 0। इक्वल टू 0 पुट कर दो तो t आ गया 1 सेकंड। पॉजिटिव है तो यानी 1 मिनिमम सेकंड पे ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब पता नहीं क्या होगा। देखो डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव निकालो। I डबल डैश t डबल डेरिवेटिव क्या होगा इसका 6। तो 6 क्या हो गया पॉजिटिव। यानी इस पे क्या होगा ये मिनिमम मिनिमम होगा। 1 सेकंड पे ये मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट इज व्हाट। लूप में कैसे आ गई? टी की जो 1 सेकंड आया है वो नेगेटिव आ आई। मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट सर मेरी नेगेटिव आ रही, तो मेरे को लगा गलत है। 6 into 1 करंट सॉरी करंट सर ऊपर -12 माइनस -11 आ रहा। ये 3 into 1 का स्क्वायर -6 into 1 -5 सर -8 3 minus 6 3 minus 6 minus 3 -8 ampere हाँ -8 हाँ। is the minimum value of current। अब तुम पूछोगे करंट नेगेटिव आ सकता है तो उसका जवाब है हाँ आ सकता है। करंट पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। यहाँ नेगेटिव आने का मतलब है कि जब शुरू करा गया तो किसी और डायरेक्शन में होगा। स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे क्या है। अच्छा t इक्वल टू 0 पे भी -5 है। अब t इक्वल टू 0 पे भी -5 है जिसका मतलब है कि इस टाइम पे t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी उसी डायरेक्शन में है और 8 हो गया। अगर स्टार्टिंग में जैसे -5 है और 1 पे आ जाता +8 तो इसका मतलब है बीच में करंट ने डायरेक्शन बदली है और वो दूसरी डायरेक्शन में 8 हुआ है। करंट भी डायरेक्शन बदलता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी वायर में ऐसे जा रहा है फिर ऐसे हो जाए। जैसे गाड़ी जा रही है इधर तो वेलोसिटी पॉजिटिव, इधर मुड़ गई तो वेलोसिटी नेगेटिव। ऐसे ही करंट में भी हो। करंट में ये साइन बिल्कुल वेक्टर्स की तरह लगते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, लेकिन फिर भी करंट वेक्टर नहीं है, इट इज अ स्केलर। क्योंकि बाकी के जो सारे फंडे हैं वो स्केलर वाले लगते हैं। जैसे कि अगर 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 इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर और इधर से भी आ रहा है 2 एम्पियर तो इधर से कितना जाएगा। इधर से भी आ रहा है 2 एम्पियर और इधर से भी आ रहा है 2 एम्पियर तो इधर जाएगा 4 एम्पियर। वो इस एंगल पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो भी इधर 4 एम्पियर ही जाएगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो भी इधर 4 एम्पियर ही जाएगा। अगर ये एंगल 1 डिग्री है तो भी इधर 4 एम्पियर ही जाएगा। तो ये वेक्टर नहीं है, ये है स्केलर। पर ये पॉजिटिव नेगेटिव फॉलो कर, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या बताया कि जब एक वायर में हमने बैटरी लगा दी, तो वायर के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में भागने लगे। एक्चुअली में क्या होता है कि एक डायरेक्शन में तो तब भी नहीं भागते हैं। जब हमने बैटरी नहीं लगाई तो इलेक्ट्रॉन्स में थर्मल एनर्जी है एंड दे आर मूविंग रैंडमली। और जब हमने बैटरी लगा दी तो एट एनी इंस्टेंट वो एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे, बट अल्टीमेटली वो एक डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। इस बात का क्या मतलब है? जैसे ये कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर के अंदर जब हमने इसके दोनों एंड्स में बैटरी लगाई, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, यानी कॉपर के एटम के अंदर 29 प्रोटॉन्स हैं और 29 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 29 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए आउटर मोस्ट वाले, तो पीछे बचा कॉपर का आयन जिसमें 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 29 प्रोटॉन्स हैं और तकरीबन 33 न्यूट्रॉन्स हैं। सो इट इज अ हैवी थिंग। इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। इलेक्ट्रॉन हैं वायर के अंदर। इमेजिन करो वायर के अंदर चलते हैं। आओ चलो वायर के अंदर चलो। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास दौड़ने की जगह है। सोचो इतने बड़े बड़े हैवी आयंस पड़े हुए हैं बीच में। तुम साइज का अंदाजा लगाओ। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, पीछे बचा कॉपर आयन Cu2+। वो कॉपर आयन के अंदर क्या क्या है? उसके अंदर 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर 29 प्रोटॉन्स हैं, उसके अंदर 33 न्यूट्रॉन्स हैं और हर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 2000 टाइम्स भारी है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके सामने आयन पड़ा हुआ है, जैसे अर्थ के सामने सन पड़ा है। इतने बड़े बड़े आयन से बीच में ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो भागने के लिए जगह ही नहीं है, तो ये सीधी डायरेक्शन में तो जा नहीं सकते। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रास्ते में आ जाएगा आयन और ये टकरा जाएगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, ये टकरा गया, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये तो चलो सीधा निकल गया, ये इससे टकरा गया, ये भी इससे टकरा गया, ये इससे टकरा गया। तो ये जा ही नहीं सकते सीधा सीधा। अगर हम बैटरी लगा भी दें और बैटरी इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींच रही है तो भी ये सीधा सीधा जा ही नहीं सकते, टकराते हुए जाएंगे। ऐसे कैसे? अब ये कोलाइड करते हुए जाएंगे। जैसे कि ये ऐसे जा रहा था, फिर ये यहां टकरा गया, फिर ये इधर मुड़ जाएगा, फिर ये इधर मुड़ जाएगा, फिर ये यहां टकरा जाएगा, फिर ये टकराने से यहां मुड़ जाएगा, फिर ये टकराने से यहां मुड़ जाएगा, फिर ये टकराने से यहां मुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये उस एंड तक पहुंच तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि पहुंचेगा नहीं, लेकिन सीधा सीधा नहीं जाएगा। अल्टीमेटली ये उस एंड तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये सीधा सीधा कभी नहीं जाएगा, टकराता हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि जब हमने बैटरी कनेक्ट करी तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन? क्या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? नहीं,
सारे सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, बस वो पहुंच जाएंगे दूसरे एंड तक, लेकिन टकराते टकराते। अब जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये टकरा गया यहाँ आ गया, फिर ये टकरा गया यहाँ आ गया। तो सोचो जिस इंस्टेंट पे ये ऐसे जा रहा है, उस इंस्टेंट पे ये ऐसे जा रहा है ना, एक ऐसे जा रहा है और उसी वक्त वायर में एक ऐसे जा रहा है, और देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा, लेकिन सारे पहुंच जरूर जाएंगे दूसरे एंड पे टकराते टकराते। बट ये जो आयंस है ना, ये जो रास्ते में आयंस पड़े हुए हैं, इन आयंस की जो प्रेजेंस है वो काम खराब करती है सारा। क्योंकि जिस वायर में अच्छा खासा करंट दौड़ सकता था, फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करके पहुंच जाते, ये आयंस ने काम खराब कर दिया सारा। बीच में आयंस आ गए इतने सारे और करंट हो गया डिक्रीज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तुमने पढ़ा होगा ना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, उतना कम करंट फ्लो करता है उससे। तो कभी सोचा है कि रेजिस्टेंस होता ही क्यों है? रेजिस्टेंस होता है इन मोटे मोटे आयंस की वजह से। अगर ये आयंस ना होते तो वायर में करंट बहुत ज्यादा होता, और ये आयंस है तो वायर में करंट नहीं है उतना, समझ रहे हो? तो ये काम खराब कर दिया, करंट डिक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस हो गया ज्यादा। तो रेजिस्टेंस की वजह से ये टकराते पकड़ाते पहुंचते हैं। नहीं होता रेजिस्टेंस, मतलब ये आयंस ना होते, एकदम सीधा जाता और ऐसे पहुंच जाता। अभी तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा, तो टाइम लगेगा। Q/T है ना, करंट क्या है, Q/T, तो T बढ़ा देते हैं, T बढ़ा देते हैं तो करंट कम हो जाता है, और ये ना होते तो सीधा जाता, आधे सेकंड में पहुंच जाता, तो फिर करंट ज्यादा होता। तो ये यही है रेजिस्टेंस की जो वजह है। अगर तुमसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस होता क्यों है कंडक्टर के अंदर, तो तुम बोलोगे कि जो हैवी आयंस है इनकी प्रेजेंस की वजह से ये फ्रीली फ्लो नहीं करने देते इलेक्ट्रॉन्स, हिंडर करते हैं उसका मोशन, है ना। लेकिन दूसरी तरफ पहुंच जाएगा क्योंकि बैटरी लगातार उसको खींच रही है भाई। कोई हाल नहीं है इलेक्ट्रॉन का वायर के अंदर, अंधाधुंध टकराता हुआ जा रहा है और एक तरफ से खिंचाव पड़ रहा है, जाना भी है उधर। जैसे तुमने स्लोप बना दी है, ये स्लोप बना दी, इस स्लोप पे तुमने एक बॉल ऊपर छोड़ी, तो बॉल कैसे आएगी, बिल्कुल फ्रीली। बट ऐसा है नहीं। जब तुम एक वायर के दोनों एंड्स में बैटरी लगाते हो तो तुम क्या कर रहे हो, पोटेंशियल का डिफरेंस तो क्रिएट कर रहे हो। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। ये हायर पोटेंशियल पे है, वो लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर हाइट पे है, वो लोअर हाइट पे है, तो यहाँ ग्रेविटी के पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करा हुआ हमने, तो ये नीचे आएगी अपने आप फ्रीली एकदम। लेकिन ऐसा है नहीं वायर के अंदर। वायर के अंदर का जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ रास्ते में बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं। और सोचो अब तुमने यहाँ पे बॉल छोड़ी है, अब वो बॉल कैसे आएगी? आएगी जरूर नीचे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी जरूर, लेकिन टकराते हुए आएगी, है ना। पहले वो इस ऑब्स्टेकल से टकराई, फिर इससे टकराई, फिर इससे टकराई, फिर इधर से ऐसे नीचे आएगी जरूर, पर टकराते हुए आएगी, स्ट्रेट नहीं आएगी। यही हाल होता है इलेक्ट्रॉन का भी वायर के अंदर। तो जब तुमने बैटरी लगाई तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ भागे। जब तुमने बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन्स में भगदड़ मच गई, सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ भागे, लेकिन टकराते हुए भागे। अब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की कुछ वेलोसिटी होगी, हजारों इलेक्ट्रॉन, अरे मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन सब की कोई वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी। उन सब की वेलोसिटीज पे एवरेज को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं बोलूं एक बार दोबारा बताना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही दोबारा बताना जो भी आपने लास्ट टाइम। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो कर रहे हैं उन सब की वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
Yes. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं और कब, जब बैटरी लगाती। फ्लो तो वो पहले भी कर रहे हैं हीट की वजह से, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो नहीं, जब बैटरी लगा दी तो जो उनकी वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बैटरी लगाने से होता क्या, एक एंड पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा नेगेटिव हो जाता है, तो वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो जाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब तुमने वायर का एक एंड पॉजिटिव कर दिया, दूसरा नेगेटिव कर दिया, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशन जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी है। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, लेकिन वो होती है अंडर स्टैटिक कंडीशन। जब हम बैटरी लगा देते, लगातार धक्का पड़ रहा है जब इलेक्ट्रॉन, भाई अंडर स्टैटिक कंडीशन क्या गया, मतलब चार्ज दिया हमने छोड़ दिया, तो चार्ज बुड़क करके कहां आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, अंदर नहीं रहेगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस पे आ जाते हैं और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जीरो। लेकिन यहाँ तो तुम लगातार धक्का मार रहे हो, तो सरफेस पे वो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसको धक्का पड़ रहा है, तो वो उस केस में कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। जैसे तुम एक प्लास्टिक की बॉल को पानी के अंदर ले जाओ और फिर कुछ मत करो, छोड़ दो, वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो हम ये बोलें कि प्लास्टिक की बॉल कभी भी पानी के अंदर रह ही नहीं सकती, तो सच है बात, लेकिन झूठ भी हो जाती है अगर हम पकड़ के रखें तो प्लास्टिक की बॉल पानी के अंदर नहीं रह सकती अगर उस पर कोई कंटिन्यूअसली फोर्स ना लगा, लेकिन अगर उसको कोई पकड़ के रखे पानी के अंदर तो वो रह सकती है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स पे हमने बैटरी लगाई, लगातार उनको धक्का पड़ रहा है, तो कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एंड दैट इज कॉल्ड डायनेमिक कंडीशन, ना कि स्टैटिक। स्टैटिक में तो एक बार चार्ज दिया छोड़ दिया, तो चार्ज सारा सरफेस पे आ जाता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जीरो। तो अब इस वायर के जब दोनों एंड्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़े, सारे अलग अलग वेलोसिटी से भागे, उन सबकी वेलोसिटीज का जो एवरेज है उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं इसी बेसिस पे, इट इज द एवरेज वेलोसिटी average velocity with which electrons get drifted towards the positive end of the battery under the influence of an external electric field. It is the average velocity with which the electrons get drifted towards the positive end of the battery under the influence of an external electric field. ठीक है, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डेरिवेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने को फॉर्मूला पता है, तो वो फॉर्मूला हम निकालें। तो हम मान लेते हैं कि U1, U2, U3 वगैरह इन इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी रही जब हमने बैटरी नहीं लगाई। लेट U1, U2, U3 up to UN
V, the initial velocities of electrons in the absence of field. U1, U2, U3 up to UN इनकी वेलोसिटीज हो गई इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब बैटरी हमने नहीं लगाई, जब इनके अंदर सिर्फ थर्मल मोशन चल रहा है, ठीक है, और इन सब का एवरेज तुम्हें पता है 0 है, बिकॉज थर्मल मोशन के अंदर क्या है कि सारे चल तो रहे हैं बट पहुंच नहीं पा रहे कहीं पर भी, इधर गया इतना वापस आ गया, एवरेज क्या आ जाए 0, क्योंकि अगर थर्मल मोशन के अंदर भी एक से दूसरे एंड तक पहुंचे होते तो करंट हमें मिल जाता, फिर बैटरी लगाने की क्या जरूरत थी। तो थर्मल मोशन में वेलोसिटी तो है लेकिन सबका एवरेज क्या आएगा 0, तो एवरेज क्या आएगा इनका, एवरेज पर रख दो 0, है ना, एवरेज क्या आएगा U1 प्लस U2 एवरेज क्या आएगा 0। अब जब हमने बैटरी लगा दी, अब बैटरी लगा दी तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी फोर्स। नाउ लेट एन एक्सटर्नल फील्ड E is applied now let an external field E is applied, force acting on each electron, then force acting on each electron is EE। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स लगती है चार्ज पे, Q इंटू E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है स्मॉल e, तो जब हमने बैटरी लगा दी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो कितनी फोर्स लगेगी हर एक इलेक्ट्रॉन पे, E इंटू E, एंड इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, then acceleration of each electron अगर हर एक इलेक्ट्रॉन का मास m है तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी, भाई एक्सेलरेशन क्या होती है फोर्स अपॉन मास, तो E बाय m, और ये सबकी सेम होगी, सबकी अलग नहीं होगी। फॉर्मूला देखो, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए E सेम है, सबका चार्ज सेम है, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, जो हमने वायर में लगाई है सब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सबका मास सेम है, तो सबकी फोर्स क्या होगी सेम। अब देखो एक चीज होती है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है लगातार टकरा रहा है, ये इस आयन से टकराया फिर ये इससे टकराया फिर ये इससे टकराया, दो कोलिजन्स के बीच के टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, समझे, एक बार टकराया आयन के साथ फिर दोबारा टकराने के बीच में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड, उस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जितने टाइम में ट्रैवल किया गया दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यहां टकराया अब 2 सेकंड बाद यहां टकराया, तो जो 2 सेकंड है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, और जो भी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसी टाइम में तो गेन करेगा। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा
कोलिजन के बाद एकदम से उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कोलाइड करेगा रुक जाएगा, लेकिन फिर चल पड़ेगा क्योंकि बैटरी उसको लगातार खींच रही है। तो जो भी वेलोसिटी गेन करेगा इसी टाइम में तो करेगा, क्योंकि फिर तो जीरो हो जाएगी अगली कोलिजन पे, समझ रहे? सो दिस टाइम बिटवीन टू कोलिजंस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। लिख लो, टाइम बिटवीन टू कोलिजंस इज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर V1 वो लिख देता हूं मैं, इफ V1 सर हाँ सर एक बार ये फिर से समझाओगे, ये फोर्स जो है ये E इंटू ई कैसे हुई? क्या ये जो सर आपने फोर्स स्टैटिक का लिखा। फॉर्मूला नहीं आता, एक चार्ज QE इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स हाँ लगती है सर, एक चार्ज क्यू ई पे? होता ना। QE, हाँ तो QE QE अच्छा, क्यू ई लिख दिया, ठीक है तो सर। Q तो E ही होता है ना इलेक्ट्रॉन। हाँ सर ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम को हम T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचो सोचो, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी है, तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन और टाइम है। तो V और U और A और T का हमको रिलेशन पता है, V इक्वल टू U प्लस AT। तो V1 क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा U1 प्लस A tau 1। tau 1 is the relaxation time। V2 हो जाएगा U2 प्लस A tau 2 एंड Vn हो जाएगा UN प्लस A tau n, where tau 1 tau 2 up to tau n are relaxation times of electrons। हाँ बेटा, है? मम्मा का नहीं आ रहा है। where tau 1 tau 2 और ये सब क्या है? रिलैक्सेशन टाइम्स है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो जो इलेक्ट्रॉन्स की इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैं उन सब का जो एवरेज है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज किन का एवरेज? इन्हीं का तो एवरेज, यही तो है V1 V2 V3। तो बाय डेफिनेशन यहां हम डायरेक्ट लिखते हैं, therefore Vd is what? Vd is V1 plus V2 V3 up to Vn divided by n। तो Vd हो गया V1 is U plus A tau 1, V2 is U plus A tau 2 and Vn is U plus A tau 1 divided by n। Vd is, इसको ऐसे लिख सकते हैं U1 अलग
U1 U2 इन सबको एक साथ लिख लिया, डिवाइडेड बाय n कर दिया, प्लस बचा क्या, a tau 1 a tau 2 a tau 3, इसमें से a कॉमन आ गया, ये बचा, ये तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज तो 0 है ना, तो 0 रख दो, 0 प्लस a tau ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज, so this tau is what, this tau is average relaxation time, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और a क्या था, a था E by m। वो यहाँ पे पुट कर दो, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक, और वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, जैसे ये वायर है तो ये एंड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, पॉजिटिव एंड की तरफ, यानी कि उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर होती है, अपोजिट होती है ना, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, तो इन वेक्टर फॉर्म VD vector is what, माइनस, इसमें E स्केलर है, M स्केलर है, टाउ स्केलर है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, उसकी जगह हम नेगेटिव लगाएंगे, माइनस E बाय M इनटू टाउ, माइनस आएगा वेक्टर फॉर्म, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज तो अपन यही लिखेंगे। सर ये वाला अभी भी नहीं समझ आया, U1 प्लस U2 और वो वाला 0 क्यों हुआ? ये एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी, व्हेन देयर वाज थर्मल मोशन, जब बैटरी नहीं लगाते हैं, सिर्फ हीट एनर्जी होती है वायर में, तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, मतलब वो मूव तो करते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते सर, लेकिन वो अपनी जगह से तो डिस्प्लेस हो गए थे ना उस टाइम तो। होते हैं ना, उनकी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आती है हमेशा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर आ गया। बस यही तक है आज, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्रिपेयर कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सर आप सेकंड चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी भेज दोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास अलग से नहीं है कहीं पर भी, सेकंड चैप्टर के बुक में होंगे, कोई बुक मेरे पास पड़ी होगी टर्म 1 की तो मैं फोटो भेज दूंगा, कल भेजता हूँ। और सर आपने वो जो आज वीडियो डाली थी वो 15 मिनट फर्स्ट चैप्टर की, वो सेकंड चैप्टर की कब तक डाल दोगे? सेकंड चैप्टर की संडे तक डाल दूंगा मैं, उसी पे काम कर रहा हूँ। ठीक है सर।